यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बात मिशन पूर्वांचल की। जी हां, आज पूर्वांचल में विकास का खाका खींचने के लिए योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल मिलाकर 34 प्रस्ताव पटल पर रखे गए, जिनको लेकर बाकायदा कई सेशन हुए और एक पूरी रूपरेखा तैयार की गई कि विकास की धारा से पूर्वांचल को कैसे पूरी तरह से जोड़ा जाए। इसके लिए हर क्षेत्र में विकास का खाका खींचने के लिए मैराथन बैठक हुई और अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। तो वेबिनार सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है जो 3 दिन तक चलेगा। पूर्वांचल के सतत विकास विषय पर ये राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन था। इस बैठक को 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। पहला सेक्शन में कृषि और किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें दूसरा सेक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन रहा और तीसरा सर्विस सेक्टर रहा। इस बैठक में पूर्वांचल के विकास की रूपरेखा तैयार की गई। कुल मिलाकर 26 सेशन हुए, जिसमें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, महिला बाल विकास मंत्री स्वाति सिंह भी मौजूद रहे। तो पूर्वांचल के विकास को लेकर यह बैठक बेहद अहम रही, जिसमें सीएम योगी की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत रूपरेखा तैयार की गई। पूर्वांचल को यूपी का हॉटस्पॉट बनाने पर चर्चा हुई। कुटीर उद्योगों को लेकर एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से चर्चा हुई, जिसमें रेशम उद्योगों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। वाराणसी के रेशम उद्योग पर फोकस करने का सुझाव दिया गया। बनारसी साड़ियों की डिमांड बढ़ाने को लेकर सुझाव दिया गया। पूर्वांचल में बिजली समस्या के निदान पर भी चर्चा हुई, जिसमें ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सुझाव दिए। बिजली प्रबंधन को और बेहतर करने का सुझाव दिया। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का भी सुझाव दिया गया। उद्योगों के लिए बिजली की व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। अब आपको ये भी बता दें कि 12 दिसंबर यानी कल इस वेबिनार का समापन होगा, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लघु कुटीर उद्योगों को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं बिजली की आपूर्ति को लेकर भी चर्चा हुई। लघु कुटीर उद्योग से हजारों कामगारों को फायदा होगा। रेशम उद्योग से जुड़े कामगारों को फायदा होगा। पूर्वांचल को एक नई पहचान मिल सकेगी। बनारसी साड़ी उद्योग को भी एक पहचान मिल सकेगी। ट्रेनिंग से कामगारों का भी फायदा होगा। इसके साथ ही साथ बिजली आपूर्ति बेहतर होने से पूर्वांचल चमक उठेगा। पूर्वांचल की तरफ नए उद्योग भी रुख करने लगेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने से पूर्वांचल का विकास होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी सफर आसान हो जाएगा और नई कंपनियां भी पूर्वांचल में स्थापित हो सकेंगी। यानी ओवरऑल पूर्वांचल की पहचान कैसी हो, उसका विकास कैसा हो, ये फोकस रहा। पूर्वांचल के विकास का रास्ता काशी की गलियों से होकर भी गुजरता है, जहां बनारस की साड़ियों की डिमांड देश ही नहीं विदेशों तक होती है। लेकिन बदहाली से खुशहाली तक रास्ता कैसे तय किया जाए, काशी के रेशम उद्योग ने, आइए देखिए। काशी की पहचान वहां बनने वाली बनारसी साड़ी भी है, जो प्रदेश की सीमाओं को तोड़ते हुए देश और विदेशों तक अपनी आमद दर्ज करा चुकी है। लेकिन सरकारों की अनदेखी ने बनारसी साड़ी उद्योग को रसातल में ले जाने का काम किया। लेकिन एक बार फिर से काशी की गलियों में खुशहाली घर कर गई है। दरअसल केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार की नीति ने काशी के सिल्क उद्योग को फिर से ऊर्जावान कर दिया है। 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति बनाई, जिससे जिलों की पहचान रहे उद्योगों को फिर से ऊंचाई पर ले जाने का काम किया जा रहा है। और इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है और बनारसी साड़ी को जीआई का दर्जा भी मिल चुका है। एक नई योजना, एक नई स्कीम, कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट रहा और जापान में भी वन विलेज वन प्रोडक्ट का, और
एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये कॉन्सेप्ट भारत भूमि में ये हजारों साल की विरासत का नतीजा है, ये उसका हिस्सा रहा है, ये किसी देश का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भारत का अपना मूल कॉन्सेप्ट है। और हम जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि गोरखपुर का टेराकोटा है, बनारस की साड़ी है, बाराबंकी का हैंडलूम है, बागपत का हैंडलूम है, या बनारस का लंगड़ा आम है, मलिहाबाद दशहरी है, ये सारे उत्पाद कहीं न कहीं से ये ऑलरेडी सैकड़ों साल से इनकी एक बड़ी ब्रांड रही, बड़ा नाम रहा है। भदोही की कालीन, मिर्जापुर की दरी उससे अलग नहीं है, या बनारस के मेटल डिपोजी क्राफ्ट है। तो एक जनपद, एक उत्पाद चिन्हित करने का जो सबसे बड़ा लाभ वहां के स्थानीय समुदाय को, जो उत्पादक समूह हैं, जो लोग हैं, उनको ये हुआ कि उन्हीं उत्पादों पे फोकस आ गया, वो विशिष्टता के साथ उसमें शामिल हो गए, जिसमें कि बनारस के सिल्क की बात है। अब बनारस का सिल्क हजारों साल की परंपरा है, विरासत है, और बुद्ध से भी पहले वैदिक कालखंडों में भी जो सिल्क के, रेशम के वस्त्रों के पहनने की प्रक्रिया है। और बनारस सिर्फ सिल्क के लिए नहीं, बनारस कॉटन के लिए भी उतना ही मशहूर रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से मिला जीवन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनारसी रेशम की बढ़ी डिमांड। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 75% तक बढ़ी डिमांड। घरेलू बाजार में 70% तक बढ़ी डिमांड। योगी सरकार की नीतियों की वजह से काशी के हुनर को नया मुकाम मिला है। आर्थिक मदद मिलने की वजह से बुनकरों की हालत में सुधार आया और एक बार फिर से बनारसी साड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी है। इसके साथ ही ओडीओपी योजना के तहत इन साड़ियों की खपत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो रही है, जिससे बुनकर व्यवसाय से जुड़े चेहरे खिल उठे हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट का जो सिल्क है, वो सिल्क पर जरी वर्क बन रहा है। इसको वन डिस्ट्रिक्ट ओन प्रोजेक्ट द्वारा हमको बहुत मिला, ओबीओडी द्वारा हमको बहुत उत्साह मिला। हमारे माल का बहुत मांग है, हर जगह, हर जनपद, हर उत्पाद का ये सिल्क द्वारा मेरा बनारस का बना हुआ बहुत अच्छा है। हर चीज़ बनाते हैं और उसके द्वारा मेरा पहचान हुआ, ओबीओडी द्वारा हमको बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा मिला। उसके द्वारा मैं पावरलूम भी लगा लिया है, उसका भी मेरा उत्पाद बहुत अच्छा चल रहा है। वाराणसी में 7500 पावरलूम, 18,000 से ज्यादा हथकरघा और लगभग 30,000 कारीगर हैं, जो रेशम उद्योग से जुड़े हुए हैं, जिनके लिए सुविधा केंद्र बना है। यहाँ बुनकरों को आधुनिक तकनीक से बुनाई की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे एक बार फिर से बनारसी साड़ी उद्योग में जान आ गई है। सरकार की नीति ने बनारसी साड़ी उद्योग को ओडीओपी के जरिए एक नया मुकाम दिया है। वाराणसी से बीबी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के पंचायती राज राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर उपेंद्र जी। यूपी को विकास की नजर से देखें तो दो हिस्सों में बटा नजर आता है। एक तरफ विकसित होता पश्चिमी यूपी, तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ा पूर्वांचल। तो पहले पिछड़ा रहा, आज माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर अगर कहीं पे विकास हुआ है तो हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि वो पूर्वांचल का विकास हुआ है, वो काशी का विकास हुआ है, वो गाजीपुर में विकास हुआ है, वो बलिया, मऊ, आजमगढ़ और देवरिया के अंदर विकास हुआ है, गोरखपुर के अंदर विकास हुआ है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ कि अन्य सरकारों में पूर्वांचल पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब तो पूर्वांचल में लोग आ रहे हैं। तो वो कल्पना करें आप, हम काशी में बैठे हो, हम काशी की बात करें कि हम यहाँ से बनारस के अंदर से जा रहे हैं और एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं, तो लोगों का ये मानना है कि लग रहा है कि हम देश में नहीं, हम हिंदुस्तान के बाहर हैं। इस तरीके का एलिवेटेड रोड वगैरह बनाया गया है डेवलपमेंट की दृष्टि से। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर आकर के यहाँ पे समीक्षा करते हैं और खुद ही काशी के डेवलपमेंट की बात और पूर्वांचल, और इसीलिए उन्होंने पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्वांचल के विकास करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उपेंद्र जी, यानी पूर्वांचल जो है विकास की राह में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।